स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल तगड़े क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर थ्री जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है किसी भी चैप्टर का, दैट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगी पूरे के पूरे चैप्टर थ्री की, जिससे कि आप अपकमिंग एक्सरसाइजेस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर थ्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी चैप्टर या कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डेफिनेशन करते हैं, तो वो टर्म्स जो लिखी जाती हैं आपके सामने वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहां पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो लाइन है इसमें वेरिएबल्स क्या है, इसमें टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, इसमें इक्वेशन का मीनिंग क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है, देन उनका पेयर का मीनिंग क्या है। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बहुत ही इजीली डिफाइन कर पाओगे। तो जैसे कि हमने इससे लास्ट चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2, वहां पे मैंने आपको पॉलिनोमियल्स की टाइप बताई थी। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था जिसको हमने डिग्री के बेस पे कैटेगराइज किया था, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या था वहां पे, अगर मैं आपसे कहूं तो कुछ इस तरीके से हमने एग्जांपल लिया था, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी जिसकी डिग्री क्या थी, 1। तो वो वेरिएबल्स जिनकी डिग्री 1 है और सिर्फ वही वेरिएबल्स हमारे इंक्लूड हुए हैं, तो हमने उसको नाम दिया था लीनियर पॉलिनोमियल का। और इस तरीके से जब हमने लिखा था तो हमने बोला था दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x। वहां पे मैंने आपको ये टर्म्स भी क्लियर की थी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, दिस इज आवर वेरिएबल, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल, जिसमें भी हमारी इक्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस यानी वो सारी की सारी इक्वेशंस जिनमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी, 1। तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो एग्जांपल आपके सामने ही है। तो इस टाइप की सारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, आपकी लीनियर इक्वेशंस। अब रहता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहां पे देखो एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या है, x। तो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि दो वेरिएबल होंगे हमारे पास जिसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगी। तो कुछ इस तरीके से होंगे, मान लेते हैं x और y टू वेरिएबल्स हैं। उन दो वेरिएबल्स का यूज करके हमें एक इक्वेशन लिखनी है और वो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। इट मीन्स जो भी दो वेरिएबल्स आप लेके चलोगे दोनों की ही डिग्री क्या रहेगी, 1, तभी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं आपसे एक वेरिएबल हम x लेके चले, एक वेरिएबल हम y लेके चले, तो इन दोनों से एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो वो लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होगी, ax + by। तो ये टू वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2। इन दोनों वेरिएबल्स से मिलके एक इक्वेशन हमें मिली जिसको हमने बोला है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और यहां पे क्या कहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब ऐसी दो इक्वेशन होंगी हमारे पास। तो एक इक्वेशन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो एक और इक्वेशन जो x और y वेरिएबल्स में है और लीनियर इक्वेशन है। तो मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी dx + ey + f दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे ये टर्म्स क्लियर करेंगे कि कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है। सेम वे में x फर्स्ट वेरिएबल, y सेकंड वेरिएबल। तो x और y क्या है यहाँ पे, अगर इस पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम कैटेगराइज करें
तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, y भी क्या है, वेरिएबल। अब जो x के साथ वैल्यू है, जो ये टर्म आपको दिख रही है x के साथ और y के साथ, तो कोई भी टर्म जो x और y के साथ यूज हुई है, जो नंबर पार्ट है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, जो नंबर पार्ट है आपका विद वेरिएबल, चाहे वो वेरिएबल आपका x है, चाहे वो वेरिएबल आपका y है, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या कहेंगे उसको हम, कोफिशिएंट। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट, नंबर पार्ट आपके वेरिएबल्स का। तो कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, a is the coefficient, b is the coefficient, d is the coefficient and e is the coefficient। तो ये आ जाएंगे आपके पास a, b, d and e। उसके अलावा भी कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास इस इक्वेशन में, वो क्या है, c एंड f। तो ये जो c और f है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, c एंड f, c एंड f। तो अब देखो, जो भी लीनियर इक्वेशन हम लेके चले थे, टू वेरिएबल्स में थी और एक पेयर था लीनियर इक्वेशंस का, उसकी हर एक टर्म आपके सामने क्लियर है। a आपका कोफिशिएंट, x आपका वेरिएबल, b आपका कोफिशिएंट, y आपका वेरिएबल, c आपकी कांस्टेंट टर्म। डिग्री 1, डिग्री 1, टू वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन। सेम d आपका कोफिशिएंट, e आपका कोफिशिएंट, f आपकी कांस्टेंट टर्म, x आपका वेरिएबल, y आपका वेरिएबल, और x और y दो वेरिएबल जिनकी डिग्री 1, और ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो ये था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब आप इस एक्सरसाइज में इस तरह की सारी जो भी पेयर्स आपको मिलेंगे लीनियर इक्वेशंस के टू वेरिएबल्स में, उनके आपको फाइंड आउट करने हैं सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी बुक में वही फॉर्म गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 एस इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो किया है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से आपको गिवन है। आप चाहो तो यहाँ पे आप अपने कोफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो अपने वेरिएबल्स को भी आप चेंज कर सकते हो, और सेम आप अपनी कांस्टेंट टर्म भी कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो दिस इज नॉट द नेसेसिटी कि आप यही सारी की सारी कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स या कांस्टेंट टर्म्स लेके चलो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वे, आपका स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग। तो जो इक्वेशंस आपके पास गिवन है आपकी बुक में, उन इक्वेशंस को हमने कैसे राइट किया है। तो यहाँ पे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, this is your linear equation in two variables, call it equation number 1, and this is your equation number 2। सारी की सारी टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है। सेम अगर मैं दोबारा डिफाइन करूं, तो a1 a2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल x, then b1 b2 are the coefficients of y, then c1 and c2 are the constant terms, and x and y are the variables, and this is the pair of linear equations in two variable of linear equations in
टू वेरिएबल्स। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। डेफिनेटली क्लियर होगा, इसमें ऐसा हमने कुछ किया नहीं है, ना ही हमने कोई यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड फॉर्मूला अप्लाई किया है कि आपको क्लियर ना हो। बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीजें हैं जो आप अपनी पिछली क्लासेस से करते हुए आ रहे हो, उन्हीं टर्म्स को मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा आपके सामने। तो अब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का हमारे पास 3 बेसिक मेथड आपकी बुक में गिवन है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वो मेथड्स क्या क्या हैं, वो मेथड्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मेथड्स पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो सॉल्यूशन होता है ना, आप किसी के भी सॉल्यूशन की बात करें, आइदर दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल या कोई और इक्वेशन आपके पास है, तो जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो उन 2 टाइप्स को आपकी बुक में नाम क्या दिया गया, एक पर्टिकुलर वर्ड उसके लिए यूज किया गया है कि जो सॉल्यूशन होगा ना, आइदर इट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का केस क्या कहता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। या तो सॉल्यूशन कैसा होगा, या तो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी ओनली वन सॉल्यूशन आप कह सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, ओनली वन सॉल्यूशन। या तो फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे यानी कि मैनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। या तो सॉल्यूशन एक ही होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, एक्स और वाई के लिए एक ही वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। या तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, यानी एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। इन सेकेंड केस इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या कहता है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या कहता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस केस में यानी सॉल्यूशन को 2 तरीके से कैटेगराइज किया हमने। एक तो वो केस जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इट मींस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक वो केस जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मींस नो सॉल्यूशन, देन वी विल से दैट दिस इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। फर्दर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। द फर्स्ट वन इज whenever solution exists then maybe it is unique solution or many solution। अब ये पता कैसे चलेगा कि कोई भी पेयर है लीनियर इक्वेशंस का इन 2 वेरिएबल्स, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यानी कि वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता यानी कि वो इनकंसिस्टेंट है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो कंसिस्टेंट है तो उसकी कौन सी टाइप होगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो ये पता करने के लिए ये कहते हैं कि रुको, हम बताते हैं आपको कैसे पता चलेगा। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मेथड को, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये कहता है, एक तो है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड, जो आपको बताएगा कि जो सॉल्यूशन है ना वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें हमारा ग्राफ डिफाइन करके देगा। उस ग्राफ से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया या नहीं किया। दूसरा कहता है कि नहीं, ग्राफिकल कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कई बार, ग्राफ के लिए हमें लाइंस का पता होना चाहिए, लाइंस तो आपको मिलेंगी, लाइंस का पता होना चाहिए, देन आपको वो पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आप उन लाइंस को प्लॉट कर पाओ उन पॉइंट्स के थ्रू।
कि वो पॉइंट्स कहाँ पे आपने प्लॉट किए हैं, फिर लाइंस को कैसे आपने ड्रॉ किया है, फिर वो लाइंस की प्रॉपर कंडीशन हमें चेक करनी है कि लाइंस कट करते हुए निकली हैं, लाइंस पैरेलल हैं या लाइंस कोइंसिडेंट हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड आपके लिए रहेगा। तो कहते हैं कि एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन की टाइप क्या होगी और किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिर कोई और कूद के आ गया, अरे अरे रुको रुको, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू के लिए आप सॉल्व करोगे। अब वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, हो सकता है वो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, फिर उसको आप दूसरी इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर वहां से आप एक वेरिएबल में सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, फिर उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके वापस आप जाओगे वहीं पे जहां से आप उस वैल्यू को लेके आए थे, और जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई करते हुए आए हो वापस वहीं से आपको फिर आपके उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो काम तो इसमें भी बढ़ जाएगा। तो तीसरा कहता है कि मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें लगता है ग्राफिकल लेंथी मेथड है, तुम्हें लगता है सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन लेके चलेगा, तो हम एलिमिनेशन मेथड ले आते हैं। एलिमिनेशन मेथड इज द थर्ड टाइप ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन, एलिमिनेशन मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस आपको चेक करना है एक्स और वाई वेरिएबल्स अगर है, अगर एक भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाता है आप उसको कट करो, दूसरे की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आपका दूसरा वेरिएबल इजीली मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड होता है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये और भी सिंपल मेथड होता है आपका, इसमें तो आपको कोई ज्यादा वर्क ही नहीं करना, डायरेक्टली चीजें हो जाती हैं। बट अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलूं तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मेंशन नहीं किया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है और आप जानना चाहते हो इसको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी मैम आप करवा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करवाऊंगी। अदरवाइज तो ये तीन मेथड सफिशिएंट हैं, या यूं कहें मोर देन सफिशिएंट हैं, क्योंकि पेपर में तो आपको सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करना है। तो इन तीनों में से आपकी चॉइस होगी कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। तो कोई भी एक मेथड से आप अपनी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब वन बाय वन इसको डिफाइन कर लेते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड पे चलते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप है ना अपनी इक्वेशन ले आओ। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर कहता है कि अब मैं आपको तीन कंडीशन दूंगा। क्या करेगा, तीन कंडीशंस देगा आपको। पहली कंडीशन में बोलता है कि a1 और a2 का रेशियो निकाल लो, वो इक्वल ना हो b1 और b2 के रेशियो के। अब यहाँ पे c1 और c2 मिसिंग है, तो ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। थर्ड पे कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो ये इक्वल हो सकता है या तो ये नॉट इक्वल हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट आपको सिर्फ यहीं से मिल जाएगा कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। सेकेंड ये आपसे कहता है कि क्या करो, a1 by a2 इक्वल हो जाए b1 बाय b2 के, बट ये इक्वल ना हो c1 बाय c2 के। a1 बाय a2 इक्वल हो जाए b1 बाय b2 के, बट ये इक्वल ना हो c1 बाय c2 के। थर्ड केस में आपसे क्या कहता है कि a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के,
और ये इक्वल है C1 बाय C2 के। तो ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सारे के सारे टर्म्स मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि A1, B1, A2, B2 these are the coefficients, C1 and C2 are the constant terms। और आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो A1, B1, C1, A2, B2, C2। तो जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी आप बस उसको इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना। आपको A1 भी मिल जाएगा, आपको A2 भी मिल जाएगा, B1 भी, B2 भी, C1 भी, C2 भी। तो आपके पास 3 डिफरेंट डिफरेंट केस अराइज होंगे। अगर आपके पास केस आ जाता है ये, तो ये कहता है अगर ऐसा है तो हमारे पास कैसी लाइंस आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि वो लाइंस है ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। कोई भी दो लाइंस की इक्वेशन है और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है, जब आपके पास A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के और वो इक्वल नहीं है C1 बाय C2 के, तो इस केस में हमारे पास आएंगी पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस आ जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस नो सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन हमारे पास थर्ड केस है कि जब आपकी ये सारी की सारे रेशियो इक्वल हो जाएं तो यहाँ पे आ जाएंगी कोइंसिडेंट लाइन, जो लाइन एक दूसरे पे लाई करें। तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस। अब इन सॉल्यूशंस को भी डिफाइन कर लेते हैं, किस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, किस तरीके से पैरेलल लाइंस होंगी और किस तरीके से हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और फिर उन लाइंस के थ्रू सॉल्यूशंस की जो टाइप्स होंगी वो किस तरीके से कैटेगराइज होंगी। तो जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा आपके पास, नो सॉल्यूशन है तो वहां पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, आपकी इनकंसिस्टेंट फॉर्म कहलाएगी। ये क्या बन जाएगी आपकी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ये हो जाएगी आपकी इनकंसिस्टेंट, और ये अगेन ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफिकल मेथड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और इन तीनों का अलग अलग से एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको बताया जाएगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यहां तक। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हमने किया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस then parallel lines, then coincident lines। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है दोनों ही केसेस में, कंसिस्टेंट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करूं तो अभी आपने किया कि A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। पैरेलल लाइंस की अगर बात करें तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अगर कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें
तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कि वो मेथड क्या होगा जिससे कि आप इजीली, अगर आपको बोला जाए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक एग्जांपल दें, या आपसे पूछा जाए कि पैरेलल लाइंस का एग्जांपल दें, या कहीं की कोइंसिडेंट लाइंस क्या होंगे उसका एक एग्जांपल लेके आओ। आपकी एक्सरसाइज में आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तब हम वहां पे भी करेंगे, बट मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये कहते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कोई भी कोफिशिएंट ले लो आप। मान लो a1 हमारे पास है 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो सेकेंड इक्वेशन इस तरीके से आपको लेनी है कि a1/a2 जो भी होगा ना वो b1/b2 ना हो। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x प्लस 2y प्लस, अब यहाँ पे मैं 8 भी लिख लूंगी तो भी ओके है, अगर मैं कुछ डिफरेंट लिख दूंगी तो भी ओके है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने लिख दिया 12। तो अब देखो यहां से अगर मैं a1/a2 फाइंड आउट करूंगी तो वो क्या होगा? 2/4। और b1/b2 क्या होगा? 4/2। तो ये तो आया 2 और ये आया 1/2। तो दोनों क्या है? नॉट इक्वल। तो ये दोनों कैसी लाइंस होंगी? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर इसको ग्राफिकली सॉल्व करके चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या नहीं होंगी, तो देखो कैसे चेक करेंगे। ये आपने ना छोटी क्लासेस में किया होगा कि अगर आपके पास इस तरीके से लाइन की इक्वेशंस हैं तो आप एक टेबल बनाओगे सबसे पहले। तो टेबल कैसे बनाते हैं? पहले इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखोगे आप x, यहाँ लिखोगे आप y। ये तो 1 के लिए हो जाएगी और 2 के लिए हम कर लेते हैं ये x और ये y। सबसे पहले ना क्या करो, x को 0 पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 के लिए है टेबल और ये आपकी इक्वेशन 2 के लिए है टेबल। क्या करो इस इक्वेशन में ना x को 0 पुट कर दो। अगर आपने x को 0 पुट कर दिया तो देखो ये तो पूरी टर्म 0 ही हो गई यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है? 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स y के आ गए यहाँ से -2। ये तो कर लोगे ना, 8 को हम राइट हैंड साइड लेके गए तो वो -8 हो गया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया तो y क्या मिल गया आपको? -2 मिल गया। तो यहाँ पे रखोगे -2। अब क्या करो, इसी में y को 0 पुट कर दो। y को क्या कर दो? 0 पुट कर दो। y 0 होगा तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। जब y आपका 0 है तो x क्या आ गया? -4। तो ये फर्स्ट टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए रेडी है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड टेबल। तो सेम जब आप x को 0 रखोगे, x को जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू -6। तो y क्या आ गया? -6 आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे? y को 0 पुट कर दोगे। जब y को 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -3। तो अब ये दो टेबल्स आपके सामने हैं। अब इनको ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो चेक करते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। 6 तक वैल्यूज गई हैं, वहां पे आपकी 4 तक वैल्यूज गई हैं। तो x पे जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 4 नेगेटिव और y पे जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 6 नेगेटिव। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पार्ट्स कर लेते हैं। 2 4
6 नेगेटिव, 2 4 6 positive. This is your y and this is your y negative. 2 4 6 positive, 2 4 6 negative. This is your x negative and this is your origin. तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, ये कहता है whenever your x is 0 then your y is -2. x 0 है, y क्या है -2 है, तो यहीं पे होगा। फिर ये कहता है कि whenever your x is -4, -4 यहाँ पे होगा तो your y is 0। तो एक लाइन तो यहीं से ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास, ये थोड़ा स्ट्रेट जाएगी तो ये लाइन आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन क्या थी ये, 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड लाइन क्या होगी, ये कहता है whenever your x is 0, y क्या है -6, तो x 0 है तो y -6 यहाँ पे होगा। Whenever your x is -3 then y is 0, अगर y 0 है तो x क्या है -3 है, तो ये यहाँ पे होगा। तो अब ये लाइन ड्रॉ अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। तो ये लाइन कौन सी है आपकी, 4x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब आप चेक करोगे ना तो आपको देखो क्लियरली दिख जाएगा, यहाँ पे ये लाइन इस पॉइंट पे कट करते हुए गई है। मैं थोड़ा सा इसको होल्ड कर देती हूँ। ये है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे ये दो लाइंस कट करते हुए गए हैं। तो इट मीन्स यहां से जो रिजल्ट आया था इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कंडीशन कब होंगी और सॉल्यूशन क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे इन लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को। तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो आपको यहां से क्या पता चल जाएगा, आपका पॉइंट पता चल जाएगा कि पॉइंट क्या होगा। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड, सेम पैरेलल लाइंस के लिए और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। अब जैसे कि पैरेलल लाइंस हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, तो पैरेलल लाइंस के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2, यानी ये और ये वैल्यू सेम, ये और ये वैल्यू सेम, बस ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए आपकी, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो c1 बाय c2 इज नॉट इक्वल, बट ये दोनों क्या है, इक्वल। तो ये किसका एग्जांपल्स हो जाएगा, पैरेलल लाइंस का। और अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइंस की तो ये कहती है कि a1 बाय a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाय b2 के, और वो इक्वल होना चाहिए c1 बाय c2। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में सबसे आसान मेथड होता है, मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा रिजल्टिंग, जैसे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो देखो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ये प्लस में कर लेना, और ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए हमारे पास कि जब लाइंस कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो सॉल्यूशन की टाइप क्या होगी और कंडीशन क्या होगी जो डिसाइड करेगी कि सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहता है कि वही सेम 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी आपके पास, उनको सॉल्व करना है इस मेथड का यूज करके। तो जैसे कि मान लेते कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मान लो ये मेरे पास कोई भी एक एग्जांपल है, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स में है, उनका एक पेयर है। तो यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मान लो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो। हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमेशा हम इक्वेशन 1 ही लेके चलते हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहे इक्वेशन 1 लेके चलो चाहे इक्वेशन 2 लेके चलो, दोनों से ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लेके चले हैं। इक्वेशन 1 से कोई भी एक वेरिएबल को सॉल्व कर लो, या तो आप x को या आप y को। फिर उसी के थ्रू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे दूसरे वेरिएबल के लिए। तो इक्वेशन 1 में लेके चली हूं यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मैं इसको 2x के लिए सोल्व कर लेती हूँ। दिस इज 6 माइनस 3y की टर्म को उस तरफ लेके चले गए, तो यहां से x क्या आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये होगी आपकी x की वैल्यू। मान लेते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम स्टार्ट होता है। वो कहता है कि अब ये जो x आ गया ना, इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर उस वेरिएबल के लिए आप सॉल्व कर लो और फिर उसको उठा के यहां पे पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा। तो कैसे, सब्स्टिट्यूट the value of x from third into इक्वेशन नंबर 2, कि थर्ड से इस x को उठाओ और 2 में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 क्या कहता है, ये 3x है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। फिर प्लस में क्या है, 2y, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया तो आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसकी न्यूमेरिकल तो बहुत ही सिंपल से है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब है कैलकुलेशन वर्क। कैलकुलेशन पे आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी वाली। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी। अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड में होगी, अगर वो डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड आके वो मल्टीप्लाई में होगी, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन के सिंबल के साथ नेगेटिव हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट करते हो नेगेटिव नेगेटिव की तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 80, 3 की मल्टीप्लाई 3y के साथ 9y, डिवाइड में 2 था तो दोनों को ही तो ये नंबर डिवाइड करेगा ना। ये जो 2 सारे के डिवाइड में था ये सेपरेटली भी तो इनको डिवाइड करेगा ना। फिर प्लस में है 2y और राइट हैंड साइड आपका 12, तो ये कितना आ गया 9। अब ये 9 जो है इस तरफ आएगा जब राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -9/2y प्लस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 9। तो ये क्या बना आपका 3, और यहां से 2 ले लिया एलसीएम, तो ये तो -9y और ये बन गया आपका 4y दैट इज इक्वल टू 3। तो अब 9y में से 4y ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या बचेगा, जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है, तो -5y, और जो डिवाइड में 2 था और इधर क्या है 3, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -5y इज इक्वल टू 3 इंटू 2। अगर ऐसा है ये 5 क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5, और माइनस भी तो था तो -6/5। अब y आ गया हमारे पास, देखो हम x नहीं निकाल सकते हैं ना, तो y की वैल्यू क्या आई -6/5। अब क्या कर दो, x में पुट कर दो, तो पुट y इज इक्वल टू -6/5 इन इक्वेशन
3, क्या कर दिया, इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। तो x क्या कहता है, 6 माइनस 3 y की जगह क्या है -6/5, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है 2, तो 6/2 और 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3। यहां से 2 से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ये आ गया आपका 9/5। अब ले लो 5 को एलसीएम, तो ये हो गया 5 इंटू 3 प्लस 9, तो 18 प्लस 9 आ गया आपकी x की वैल्यू। तो यहां से आपको क्या मिला, x तो आ गया आपका और y आ गया आपका -6/5। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके लिए आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो कोई भी दो इक्वेशंस आपके पास थी, उन दोनों इक्वेशंस में से पहले किसी एक इक्वेशन को कंसीडर कर लिया। मान ले इक्वेशन नंबर 1 को हमने कंसीडर कर लिया। अब इक्वेशन 1 को कंसीडर करने के बाद यहां से हमने उसको x के लिए सॉल्व किया, सॉल्व करके उसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को उठा के सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें हमारा y मिल गया। y निकलने के बाद वापस इसको कहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 में। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए था x। तो आप इसको स्टेप्स में भी डिवाइड कर सकते हो। मान लो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये आपका क्या है फर्स्ट स्टेप। फिर यहां से जब आप सब्स्टिट्यूट करके y निकालते हो, दिस इज योर सेकंड स्टेप। उसके बाद जब y निकल जाता है और आप क्या निकालते हो, x निकालते हो, दिस इज योर स्टेप 3। तो आप इसको 3 स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हो। तो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो आपको वेरिएबल कुछ ना कुछ सेम आपको गिवन होगा, जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, या तो कुछ इस तरीके से गिवन होगा। जैसे मैंने तो x का वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम लिया है, हो सकता है y के वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम हो, या फिर इक्वेशन किस टाइप से होगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, या तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। अगर इस तरीके से है या इस तरीके से, दोनों में से कोई भी मेथड हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 4y क्या है 1 और 2x प्लस 6y क्या है 8। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो जो टर्म सेम है, x वेरिएबल की ये टर्म्स क्या हैं सेम है, तो यहाँ पे हम अपना मेथड अप्लाई कर देंगे। क्या मेथड अप्लाई कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड। या तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, या तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट जो हम चूज करेंगे वो इस अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो ये भी 2x है और ये भी 2x, मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो सेम होगा ना वही एलिमिनेट होगा। तो ऐड करूंगी तो 4x बन जाएगा ना, तो एलिमिनेट तो नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2x प्लस 4y, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 इज दिस 1। सारा ही हम रिमूव कर देते हैं, कुछ डिफरेंट कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8,
और ये है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट किया है आपने तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2y, और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7। तो y के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2। अब ये जो y आ गया ना 7/2, या तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो पुट दिस वैल्यू, पुट y is equal to 7/2 in इक्वेशन नंबर 1। कर दो पुट। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 4y की जगह क्या हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 1, ये आपका कैंसिल आउट। तो 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 1, तो 2x 1 माइनस 14, तो x क्या हो जाएगा -13/2। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो y आपका 7/2 और x आपका -13/2। 2 स्टेप्स में काम खत्म। इसीलिए तो एलिमिनेशन मेथड को बोला था, सही बोला था एलिमिनेशन मेथड ने कि ग्राफिकल बड़ा है, देन उसमें भी सब्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है, मैं बहुत ही सिंपल मेथड हूँ। तो अब सबसे ज्यादा एलिमिनेशन मेथड को यूज किया जाता है, बस एलिमिनेट ही तो करना है डायरेक्ट। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सेम था, ऐड या सब्ट्रैक्ट आपने कर लिया। और सेकंड स्टेप से क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिल चुकी थी, उसको बस एक इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपको सेकंड स्टेप से आपकी x की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट स्टेप से आपको आपका y मिल गया। ये तो थी ये टाइप। अब दूसरी टाइप क्या कहती है, अगर आपके पास इक्वेशन डिफरेंट आ जाए, सेम ना हो, तो इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक ऐसा नंबर लेके आना है कि या तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाए या तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा 6 6 ही तो होंगे, तो सेम हो जाएंगे ना वेरिएबल्स। तो करो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 2। तो क्या मिलने वाला है हमें, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6x, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 9y, और 6 से करोगे तो 18। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। और बिल्कुल सेम स्टेप्स, तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, ये 3 स्टेप में जाएगा जब आपके कोई भी कोफिशिएंट सेम ना हो, और जब आपके कोफिशिएंट सेम है तो 2 स्टेप में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, सेम यहाँ से आप x को एलिमिनेट कर लेना इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो y में वैल्यू मिल जाएगी, y में वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर देना किसी भी एक इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगी x में वैल्यू मिल जाएगी। डिटेल में एक्सरसाइज में तो करना ही है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दिस इज योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस की टाइप कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट की कौन सी टाइप है, यूनिक या मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स जिनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।